बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी हौसलामंद खबर आई है। डेली मेल बरतानिया ने उनसे माजरत कर ली है। उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा कि जो खबर इनके अखबार ने 14 जुलाई 2019 को छापी थी, डेविड रोज़ इनके सहाफ़ी थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने मुबैना तौर पे जो ज़लज़ला ज़दगान के लिए रकम आई है उसमें खुर्द बुर्द की है बारकैफ। उसके बाद हमने देखा कि इस मामले को, चूँकि साबका दौरे हुकूमत था पीटीआई के, बहुत ज़्यादा मीडिया में उछाला गया। डेविड रोज़ साहब के बहुत से इंटरव्यूज़ हुए। तमाम तर सूरत हाल से गुजरने के बाद आज जो है वो उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया है और उन्होंने कहा है कि वो इस हवाले से माजरत ख़्वाह हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में कोई गलत काम नहीं किया। ये जो उनकी ऑनलाइन अपॉलॉजी जो उनके अखबार में आज छपी है वो मेरे सामने मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया और ना ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उनको इस सिलसिले में मुलव्वस करार दिया था। साथ में उन्होंने अपनी अपॉलॉजी भी छापी है। तो एक तो ये खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। दूसरी जानिब एक और खबर जिसका आज बड़ा चर्चा है और वो मामला घड़ी का है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा साहिबा और जुल्फ़िकार बुखारी साहब, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौर में उनके मुशीर भी थे, उनके दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू आज वो लीक हुई है, मंज़र आम पर आई है, जिसमें उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की घड़ियों के हवाले से, कि फ़रोख्त के हवाले से बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हुई, ज़रा आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि आप खुद ही सुन लें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसे? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो जी चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूं, वो आप कहीं उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो जी चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा। ये गुफ्तगू आपने ख़ुद से मुलाहिज़ा कर ली और ज़ाहिर सी बात है एज़ ए जर्नलिस्ट, चूँकि जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि इसकी सेहत से इनकार किया है, तो मैं उनके भी इस हवाले से मौक़िफ़ दे रहा हूँ। बारकैफ़ ये मामला तोशा खाना आपके इल्म में है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मामला गया, वहाँ पूरा केस चला, खान साहब को नाअहल करार दिया गया। तोशा खाना से उन्होंने घड़ी ली और खान साहब ने इसकी तस्दीक भी की थी। उन्होंने कहा कि घड़ी मैंने ली और जो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसकी जितनी रकम होती है 20% वो रकम अदा करके मैंने ली। लेकिन मसला ये है कि वो लेके उन्होंने फिर बेच दी थी। फिर उस हवाले से भी डिफरेंट स्टोरीज़ सामने आई। उमर फारूक ज़हूर साहब दुबई में उन्होंने क्लेम किया कि घड़ी मैंने ख़रीदी है और इसकी मालियत 1 अरब 70 करोड़ है। फिर ख़ुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया, जुल्फ़िकार बुखारी साहब की जानिब से कहा गया कि उन्होंने एक शख्स को इस्लामाबाद में जो है वो घड़ी बेची है। आज उन शख्स का भी एक वीडियो पैगाम जो है वो भी मीडिया में गर्दिश करता रहा, जिन्होंने कहा कि मैंने से मंसूब किया जा रहा है कि घड़ी मैंने ख़रीदी है, मैंने घड़ी हरगिज़ नहीं ख़रीदी और अगर मेरा नाम लिया गया तो इस हवाले से फिर मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। ये मामला जो है ये भी हमारी सियासत में और सहाफ़ती हल्कों में ज़ेर बहस है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि सियासी तनाव इस वक्त बदस्तूर कायम है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर बज़िद हैं कि उन्होंने रवां माह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़नी हैं, क्योंकि डिमांड ये है कि इलेक्शन कराया जाए और खान साहब ने कहा था कि अगर इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती तो वो जिन 2 सूबे में उनकी हुकूमत है वो असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ देंगे और वहाँ पर फिर इंतखाब होगा। हुकूमत का ये कहना है कि वो गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कल भी हमारे शो में कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर। उन्होंने कहा गैर मशरूत कंपोजिट डायलॉग हो सकता है, सियासतदान आपस में करते भी हैं और हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार साहब की सदर आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात हुई और ज़ाहिर बात है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब रिप्रेजेंट करते गवर्नमेंट को और अगरचे सदर
का ऑफिस ए पॉलिटिकल होता है इन अ वे कि उनके किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन चूंकि पीटीआई से उनका ताल्लुक रहा है, माजी में सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और फिर आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से भी उन्होंने मुशावरत की थी, तो उनकी भी तसलसल के साथ मुलाकातें हुई हैं सदर साहब के साथ। मामले में क्या कोई ब्रेक थ्रू होता है, बर्फ़ पिघल सकती है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो शख्सियात मेरे साथ आज गुफ्तगू का तारुफ हमसे करा देते हैं, हम इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। मैंने आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा की प्रोग्राम दस्तक लिया, आपने वक्त कल हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर राना मकबूल साहब, आपका नून लीग से ताल्लुक है, सेंटर ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। सेंटर साहब बहुत शुक्रिया, स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, बजरिया स्काइप वीडियो लिंक। आप बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं और अपना चैनल 24 पर शो में तजिया भी देते हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से ज़रा राना मकबूल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। राना साहब, डेविड रोज साहब की जो स्टोरी थी आज उस पर डेली मेल ने माफ़ी मांग ली शहबाज शरीफ साहब से। आपके इल्म में है कि पिछले दिनों शर्मुल शेख से वापसी पे जब शहबाज साहब लंदन गए और लंदन में उनका स्टे हो गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, फिर उनकी तबीयत नासाज हो गई। उस हवाले से भी मीडिया में बहुत सी खबरें चल रही थी एक मखसूस किस्म की कि गालिबन इसी खबर के हवाले से कोई जुर्माना है जो उनको अदा करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर वो रह गए हैं। बारकेव आज सच सामने आ गया, खुद डेली मेल ने जो है वो अपॉलॉजी जो है वो छाप दी है। क्या कहेंगे राना मकबूल साहब इस हवाले से? अनवार साहब, इमरान खान साहब और शहजाद अकबर की दास्तानें ही दास्तानें हैं। वो कहते हैं ना कि ये एजाज है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। बड़ा जोर लगाया उन्होंने। वो जो रोज़ है, डेविड रोज ने तो ये भी कहा है, डेली मेल ने ये कहा है कि जी एहतसाब के ज़रिए, जो एहतसाब ब्यूरो है उसके ज़रिए हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई थी जो हमने छापी है। अच्छा, इससे बड़ा तुरफा तमाशा जो उन्होंने किया है वो मियां शहबाज शरीफ के ऊपर जो एलिगेशन लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग का, जी, जिसके ऊपर नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल इन्वेस्टिगेशन की, आपको याद होगा। बिल्कुल। और उसमें भी मियां शहबाज शरीफ को उन्होंने एग्जोनरेट किया। तो अलग बात है कि उनको कैनो बंद में रखा, बीमार आदमी थे और बार बार पकड़ा, बार बार रखा, लेकिन बात यह है कि बीच में से जो निकला है वो आपके सामने है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इमरान खान का जो जज्बा इंतकाम है वो बिल्कुल ठंडा नहीं होता, हमेशा वो इसी कैफियत में रहते हैं। इस वजह से जो पॉलिटिक्स में एक बड़ा डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, उसकी वजह ये है पॉलिटिशियन तो एक मुदब्बर, दाना और साहिब फरासत आदमी होता है। वो कोई जाहो जलाल और गुस्से वाला आदमी नहीं होता, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। उन्होंने हमारे साथ तो किया ही किया है, कौम के साथ तो किया, अपनी पार्टी के साथ भी ऐसा ही किया। वो क्या? यानी कि उनको रोल दिया बाजारों में, गलियों में, और कितने महीने वो फिरते रहे हैं और फिर कहा कि मैं इतना बड़ा क्राउड लेके जाऊंगा कि इस्लामाबाद को मैं उखाड़ फेंकूंगा जी, मैं अपने सारे डिमांड मनवाऊंगा, अपना मैं मिलियंस मार्च करूंगा, वहां जाऊंगा और GHQ के में पिंडी में, और मैं ये नहीं होने दूंगा कि आर्मी चीफ जो है वो इस तरह का लग जाए, उस तरह का लग जाए। फिर क्या हुआ? वो कहाँ गया है? उन लोगों की फटीग और उन लोगों की जो पूरी इतनी मेहनत थी वो कहाँ गई? गलियां बंद, बाजार बंद, रोटी थोड़ी बहुत कमाते थे लोग, वो भी बंद। ठीक। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिक्स जो है ये तदब्बर का और अक्ल शऊर का। मैं सेठ साहब आपका नुक्ता कि सर मैं इस पर दोबारा लौट के आऊंगा, खान साहब की सियासत, और चूंकि हम उस पर भी बात करेंगे, इस वक्त जो एक हम देख रहे हैं कि तनाव की सियासत है और प्रेशर एक डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएं, मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। मैं ज़रा डॉक्टर शाजिया साहब का भी कमेंट ले लूँ और पीजे साहब का भी ले लूँ डेली मेल के हवाले से, उसके बाद फिर हम उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी इसमें? हमने देखा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब पर भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगे, शहबाज साहब पर भी ये इल्ज़ाम लगा, आज उस हवाले से अपॉलोजी आई है। खान साहब तो अभी भी जब अपने नशरी इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जो उनके मुताबिक रिग्रेट उनको ये है कि वो एहतसाब सही तौर पे नहीं कर सके, और उन्होंने कहा मैं करना चाहता था, एक्चुअली नैब मेरे नीचे नहीं थी। तो ये गिला करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनवार साहब। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि इंसान जो बात करे उस पर कायम रहे। तो मेरे ख्याल में खान साहब ने शायद ये भी कभी कहा था कि अगर एहतसाब शुरू किया तो मैं अपने घर से करूंगा और सबसे पहले अपना करूंगा जी। तो जब अपनी बात आई तो वो फिर
कभी वजीर आजम की सीट के पीछे छुपे, कभी शहजाद अनवर साहब के शहजाद अकबर साहब के पीछे छुपे, कभी बुखारी साहब के पीछे छुपे। बहुत सारे लोग थे जिनके पीछे वो छुपना चाह रहे थे, लेकिन फाइनली आपने देखा कि वो साइफर में भी खेलना चाह रहे थे और घड़ियों पे भी उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ामात हैं। लेकिन देखिए, इल्ज़ामात की सियासत जो है वो खान साहब ने शुरू की। 2014 में जिस तरह से उन्होंने डी चौक को और इस्लामाबाद को ब्लॉक किया और चाइना के प्रेसिडेंट के आने को रोका, और टर्की के प्रेसिडेंट जब असेंबली में आए तो उन्होंने असेंबली से बाइकआउट किया, तो उनको मुझे लगता है कि आज भी अगर ये कोई कह देना कि आपको हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं तो उनके सारे जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाने। अच्छा, तो वो उनके लिए सिर्फ कुर्सी मसला है। बाकी पाकिस्तान की अवाम और जो वो खड़े होकर यूथ को अपने इदारों के मुखालिफ करते हैं और उनके ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं, आज भी अगर खान साहब को ये कहा जाए ना, आ जाएं जी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे और वो खुशी खुशी उसी हेलीकॉप्टर पे, जो मेरे ख्याल में 50 रुपए किलोमीटर या कुछ इस तरह से चौधरी साहब ने फरमाया था, फवाद साहब ने कहा था जी, तो वो उसी पे चढ़ के आ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठेंगे और सारा चलाएंगे और सारी चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन वो ये चीज़ नहीं भूलेंगे कि जब उन्होंने ये कहा था कि जी चोर डाकुओं के साथ मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इलेक्शन कमीशन ने साबित किया कि आप भी चोर ही हैं। जो आपको गिफ्ट मिली चीज़ें वो आपने बेच दी और तोशा खाना से कम कीमत पे चीजें लेके या चोरी करके आपने वो भी बेच दी। वो कहते हैं कि जी मुझसे पहले आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर ने भी ली, राणा साहब के भी प्राइम देखिए, मिनिस्टर ने उन्होंने कानून नहीं बदला था, जो कानून था उसी ये तो कहते हैं मैंने बढ़ा दिया था 20 से 50% कर नहीं, दिया था। 20 पे आपने लेके फिर 50% जी 20 पे लेके, ये आपकी बात सही है, ये 20 देखिए पे ना, लेके ये 50% चीजें अब किया था। इनसे अगर आप पूछे ना तो ये कहते हैं हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन ये आइन को उस शिक को जरूर फॉलो करेंगे जहां से इनको फेवर मिल रहा हो। खान साहब की या खान साहब की पार्टी के लोगों को वो आइन की शिकें जरूर याद होंगी जहां से उनको फेवर मिल रहा हो, लेकिन वो चीजें जहां पे पूरे पाकिस्तान को वो तबाह कर रहे हैं वो चीजें समझ नहीं आएंगी उनको कि हर जो भी चीज़ होती है, इल्ज़ामात की सियासत आप करें, लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है पार्लियामेंट की सुपरमेसी, आइन की सुपरमेसी, वो आप फॉलो नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें आप करते हैं। पार्लियामेंट में हम दोबारा लौट कहते हैं, मैं पीजे मीर साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा क्योंकि पीजे मीर साहब ने सहाफत बरतानिया में भी की है। पीजे साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये डेली मेल की आपकी भी नज़र से गुजरी होगी जो अपॉलॉजी आई है, मेरे ख्याल में ऐसे कवानीन पाकिस्तान में भी बनने चाहिए, डिफेमेशन के, लाइबल के, और कवानीन तो हमारे यहाँ मौजूद हैं, मसला है उनकी अमलदारी का, उन पे अमल नहीं होता और सालों साल जो है वो साइलिन जो है वो बेचारे इस अदालत की चौखट पे इंतजार करते रहते हैं कि उनको उनकी इंसाफ मिलेगा। मेरे ख्याल में बरतानिया एज एन एग्जाम्पल, उन्होंने को अपॉलॉजी करना पड़ा डेली मेल को और उनको कहना पड़ा कि जो हमारी खबर थी ये हकायक पर मबनी नहीं थी। पीजे मीर साहब बिल्कुल सही कहा, मैंने खुद डेविड से पूछा था, मैंने कहा आर यू श्योर कि शहबाज शरीफ ने ये किया है? उसने कहा मेरे सामने लेके आओ, मेरे सामने बिठाओ, फिर मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। तो आई चैलेंज हिम ट्वाइस, मैंने कहा मैं लेके भी आऊंगा। तो ये बड़ा पक्का था, इसने बोला, और अब आपके सामने डेली मेल ने जो अपॉलॉजी की है, मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा एक क्या कहूँ मैं इनको, एक थप्पड़ पड़ा है डेली मेल को कि बेसलेस स्टोरी आपको पता नहीं किसने फीड की और किसने आपको कहा कि इसको पब्लिश करो, क्योंकि जिसने भी कहा उसने पाकिस्तान की एक बेइज्जती की विदाउट एनी आप कह लो कि एक्चुअल कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ व्हाट इट इज। और जो भी पैसा आता है अर्थक्वेक में या फ्लड के अंदर, वो किसी वजीर आजम का, कोई भी वजीर आजम हो, उसको नहीं जाता, वो आपके मिनिस्ट्रीज में जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जहां भी, और वहां से वो डिस्पर्स होता है, या आपको फ्लड फंड हो। तो ये कहना कि जी उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किया, आई थिंक दैट वाज अ टेरेबल मिस्टेक। आई हैड ऑलवेज मेंटेन कि अगर आपके पास कोई चीज है तो लेके आए। अच्छा, मजे की बात यह है कि ब्रिटेन के अंदर आप कोई ऐसी स्टोरी नहीं करते कि जब तक आप उसको लीगली वेट ना करें। उनके लीगल जो डिपार्टमेंट होता है, कोई भी हो, संडे टाइम्स हो, मेल हो, टेलीग्राफ हो, कोई भी हो, ये अपने लीगल डिपार्टमेंट से पूछ के फिर वो स्टोरी आगे आती है। अब उसमें कितनी फैब्रिकेशन हुई, कितनी आप कह लो कि डिसइंफॉर्मेशन हुई है कि वो भी मैं समझा उनको गलत इंफॉर्मेशन की लीगल टीम को, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने ये पब्लिश की। क्योंकि वहां आप फॉर एग्जांपल सन न्यूज़पेपर है, वहां आप इस तरह की को करें, वहां मिलियंस ऑफ पाउंड्स के डैमेजेस हो जाते हैं। एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि शहबाज शरीफ
should be, you know, इनके खिलाफ केस करें, defamation of character, क्योंकि this is not a, ये कोई आम स्टोरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बिकॉज आज हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हैं और यही वजीर आजम बाहर जाएं और इनको कह दें नहीं जी इनके ऊपर तो खुद करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं. सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट इनको चाहिए कि इसको डेली मेल को सू करें कि ऐसी बेसलेस और बिल्कुल गलत किस्म की जो स्टोरी उन्होंने बनाई है, दैट इज एंड आई डोंट बिलीव कि ये जो अपॉलॉजी कर दिया अखबार के अंदर, और भाई जो तुमने डैमेज कर दिया है एक आदमी का पूरी के अंदर, उसका मदावा क्या है? अपॉलॉजी पे आप एक थप्पड़ मार के आई एम सो सॉरी, नो दैट इज नॉट गुड इनफ. आई थिंक द डेली मेल शुड बी सूड एंड पब्लिकली फॉर एट लीस्ट अ मंथ दे शुड बी राइटिंग ऑन एवरी एडिशन ऑफ द पेपर कि हमसे गलती हुई है, और ये जब तक नहीं करेंगे एटलीस्ट आई वुड नॉट लीव देम अगर इन्होंने जो हरकत की है. ठीक है, फेयर इनफ सर, आपने कमेंट दिए. मैं राणा साहब सर आपसे जानना चाहूँगा, ये तो पी जमीर साहब की बात में बड़ा वजन है कि अपॉलॉजी की है, लेकिन उनको ज़ाहिर बात है आप जो आपका एक इमेज होता है उसको ख़राब करने की जो कोशिश होती है उसको कैसे रिट्रीव किया जा सकता है? ज़ाहिर बात है एक इर्रेपरेबल लॉस भी हो जाता है. सर ये जो घड़ी की ऑडियो लीक है इस पर सेनेटर राणा साहब आपका सर क्या कमेंट है? अब मामला जो है जुल्फ़िकार बुखारी साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, वो इसको डिनाई करते हैं, वो कहते हैं ये कॉपी पेस्ट है. आपका चूँकि पुलिस का भी बैकग्राउंड है, पुलिसिंग का भी, ये अब तो ऑडियो लीक्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं की आई हैं. इमरान खान साहब की एज प्राइम मिनिस्टर ऑडियो आ चुकी है, साइफर जैसे सेंसिटिव मामले पर आज उनकी एहलिया की आई हैं. कैसे इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है? सेनेटर राना मकबूल साहब. ये नवाज साहब बेसिकली तो ये सही स्टोरी है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है जी कि जो घड़ी गिफ्ट में दी गई, किंग ने दी और वो दुनिया की मंडियों में बिकती रही. सबसे बड़ी इंसल्ट की बात तो हमारे लिए ये है, कोई प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता कि आपको गिफ्ट मिला है और आप कभी उसे दुबई ले जाएं, कभी कहीं ले जाएं, कभी कहीं ले जाएं. ये बहुत ज़्यादा बिलो एथिक्स काम किया गया है. अब ये जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, इसका सोनोग्राफिक टेस्ट भी हो सकता है, इसका फोरेंसिक टेस्ट भी हो सकता है. अगर वो जो वॉइस है वही है तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चर की गई है? तो अपेरेंटली तो लगता है, तो इसको चाहिए FIA को कॉपी तो अवेलेबल है, उसका सोनोकाली दे दें इसको लेबोरेटरी को, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गलत है ये सही है. लेकिन चूंकि ये सपोर्ट करती है सारी की सारी एपिसोड को, इसलिए मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगी. ये मेरी एक असेसमेंट है. अच्छा, इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है और जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो सब्सटेंशिएट हो जाएगा. ये कहने से तो नहीं होता कि ये ऐसे ही है, ये मैन्युफैक्चर कर ली गई है. दिस इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. दैट विल बी इन गोइंग इन सपोर्ट ऑफ द केस व्हिच इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द सेशंस कोर्ट. यस, और जो प्रोसिक्यूशन हो रही है उसमें एक एडिशनल पीस ऑफ एविडेंस होगा, अगर कि जरूरत तो नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी एविडेंस तो होनी है ना. अब पहले हो गई है वहाँ उसमें इलेक्शन कमीशन में, अब इस एविडेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन और सारा, बिकॉज रेगुलर ट्रायल नाउ. ओके, तो रेगुलर ट्रायल में हो सकता है इस पीस ऑफ एविडेंस की भी है तो सही, अहमियत ज़रूर है. तो मैं समझता हूँ कि फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इसको पूरी तरह सर्टेन कर लेना चाहिए. प्रेमा फिशाई ये लगती है कि दुरुस्त है. प्रेमा फिशाई आपको लगती है कि ये दुरुस्त है? डॉक्टर साहब आपके इस हवाले से क्या राय है? क्योंकि हुकूमत तो इमरान खान साहब जो हैं वो तो इस नुक्ते पर कायम है कि जी इलेक्शंस होने चाहिए, और मौजूदा हुकूमत जो PDM की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और दीगर जो इस वक्त मखलूत हुकूमत का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि मुल्क की जो हालात ऐसे हैं कि इस पर पहले हम बातचीत कर लें. अगर आपने कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, आपने कोई इसके अलावा इस्लाहात करनी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है, EVM का है, सेंसस की बहुत बड़ी बात हुई हुई है कि जी मरदमशुमारी होनी है, तो क्या कहेंगे उसके दरमियान ये ऑडियो लीक का आ जाना? देखिए अनवर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम इस हुकूमत का हिस्सा बने थे तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा था कि हमारे दो ही टास्क हैं, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म और दूसरा हमें मईशत को संभालना है, और उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, लेकिन देखिए ये चीज़ें आपको मैंने पहले भी कहा कि एक जो पॉलिटिकल लीडर, एक लीडरशिप जो क्वालिटी होती है, मेरे ख्याल में वो खान साहब में नहीं पाई जाती. अब देखिए एज में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबसे छोटे हैं अगर एज अ पॉलिटिशियन देखा जाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं. जिस तरह से वो
खान साहब ने हर जगह पे पाकिस्तान की इंसल्ट करवाई थी, वो उस चीज़ को एज अ फॉरेन मिनिस्टर उस चीज़ को सही करते जा रहे हैं। अब अपनी जगह पे वो सब चीज़ों को सही करें, लेकिन बात वहीं घूम फिर के आती है। अगर आप पाकिस्तान का सोच रहे हैं, अपने मुल्क का सोच रहे हैं, क्योंकि मुल्क है तो हम लोग भी हैं, हमारी तमाम सियासत भी इमरान है। खान साहब जो कि यहाँ पीटीआई का नहीं है, लेट मी प्लेज अ डेविल्स एडवोकेट, वो कहते हैं तमाम मसाइल का जो इस वक्त हल है वो इंतखाबात की सूरत में निकल सकता है। मैंडेट जिनको लोग देते हैं वो 5 साल मेरी हुक्मरानी बात ये करें। बताइए कि जो खान साहब के हाथ में, आप खान साहब की स्टेटमेंट उठा के देखें, वो कह रहे थे कि मुझे तो पता था कि जुलाई से पता था कि ये चीजें होने वाली हैं। जी। फिर उनको दिसंबर से पता था कि ये चीजें होने वाली हैं। तो फिर आपने जो तेल की कीमतें थी वो आपने क्यों कम की थी, ताकि नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट, अगर आपको पता था पहले से ही, तो आपने आने वाली गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। फिर आपने कहा कि जी मेरी गलती थी कि मैं रूस चला गया, और रूस जाने का रीजन उन्होंने बताया जी मैं तेल लेने गया था वहां से। तो वो तेल किधर है? वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी बात कोई सामने लानी चाहिए थी ना। मेरे भी उसके अलावा उसके बाद उनकी हुकूमत तो ये चीजें मैं फिर कहूंगी कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए, एक बैकग्राउंड होना चाहिए। आपने कहा जी मैं किसी भी पार्टी के लोटे को नहीं लूंगा, लेकिन आपकी पार्टी बेस्ड ही लोटों पर है। तो अब जो कुछ आपके लोग बचे हुए हैं वो भी अब हाथ पांव मार रहे हैं कि कहीं से कोई हमें राह फरार मिले। आपकी नजर में ये जो इस वक्त पॉलिटिकल एक ताकुल है, मैं समझती हूँ हल क्या है? इसमें मैं समझती हूँ कि मुझे इस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात याद आ रही है कि मुल्क के मफाद में हमें बैठना चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, और गैर मशरूत डायलॉग होने चाहिए कि जिसमें आप ये ना कहें कि जी मैं तो आप लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ अगर वजीर आजम मुझे बना दे तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं तो आप आएं और पाकिस्तान के लिए सोचें, और फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की अवाम के फ्यूचर के लिए सोच के आपको बैठना होगा और इस्लाहात करनी होगी, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, मईशत में हो, क्योंकि चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन आपको हमारी तरफ से ऑफर हुई थी, लेकिन आपकी वो एबिलिटी नहीं थी कि आप उस पर भी बैठते। पीजे मीर साहब, सर आप भी हमेशा ये बात करते हैं हमारे हर शो में कि बातचीत, मुकालमा, अब जितना भी लड़ ले एंड में आपको टेबल पे बैठ के मामले का हल निकालना होता है। साक डार साहब की और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मुलाकातें तो हो रही हैं, साथ में ये चीज़ें भी चल रही हैं, ये ऑडियो लीक भी आज आ गई, आपकी नज़र से गुजरी होगी। फिर खान साहब जो हैं वो इसरार कर रहे हैं कि रवां माह में ही तोड़ेंगे। सेनेटर फैसल जावेद साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब हमें कुछ और बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं 3-4 माह तो ये ऐसे ही चलेगा निज़ाम, और साथ में उन्होंने कहा कि उस दौरान जो है वो इस्लाहात भी हो जाएं, बातचीत भी हो जाएं। डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से भी, आप तो लाहौर में बैठे, कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट फ़ंड, उनका कुछ कारकर्दगी भी हो जाए। वो तो बल्कि बरस रहे थे कि बुज़दार साहब ने तो 3.5-4 साल में कुछ नहीं किया। क्या सूरत आपको बनती हुई दिखाई दे रही है पीजे मीर साहब? देखिए, सबसे पहले जब हम कहते हैं ना डायलॉग, ये हमेशा डायलॉग के अलावा आपका कोई सिस्टम चल नहीं सकता। मोनोलॉग पे सिस्टम्स नहीं चलते, डायलॉग पे चलते हैं। और मैं यही बताता हूं कि हमारे दो लीडर्स थे, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, ये बात नहीं कर रहे थे। ये आप कभी नवाज शरीफ से पूछें, खैर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है, तो मैंने बेनजीर से हमेशा कहा था, मैंने कहा देखें बीबी, अगर तो आगे चलना है तो आपको नवाज शरीफ से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे कहा नो आई टॉक थ्रू अ थर्ड पर्सन। तो मैंने कहा बीबी इस तरह बात नहीं होगी। वाजिद शमसुल हसन, ये रहमान मलिक, मुनव्वर तालपुर, दे वर देयर अलेक्जेंड्रा कोर्ट में। तो उन्होंने कहा आप बात करें। I called up Nawaz in Jeddah and I said कि जी बीबी wants to talk to you, will you talk? He says most welcome। और उसके बाद इन दोनों की बात शुरू हुई, क्योंकि आपको चाहिए यहाँ आइस ब्रेकर्स। यहाँ है हर किस्म की, ये डायलॉग ब्रेकर्स हैं, आइस ब्रेकर्स नहीं है पाकिस्तान में, डायलॉग ब्रेकर्स हैं कि नीचे से कुछ और हो और ऊपर से कुछ और हो। डिसइंफॉर्मेशन हर लीडर को मिलती है, ये चमचे हर एक के बैठे हुए हैं, और यही वजह है कि हमारा मुल्क आगे तरक्की नहीं करता। लीडर्स मेक मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ बैड एडवाइस एंड दिस इज द रीजन वी डोंट गो फॉरवर्ड। अब इसको कौन आगे देखे, कौन इसको समझे, ये आपका एक अलमिया है बहुत बड़ा। अब बात आती है जी कि अब असेंबली टूटेगी नहीं टूटेगी, फलाना टूटेगी। मैंने हमेशा मेंटेन किया है, अभी ये इन दिस करंट सीरीज, कि अगर पीटीआई उड़ के आ भी जाएगी, ये आके इनका वही हाल होगा जो पीडीएम का आज हाल हो रहा है। Exactly. ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और ये अगर आते हैं ये फर्दर इकोनॉमिक क्राइसिस में जाएंगे। सो बेसिकली इस वक्त हम एक बिल्कुल आप कह लो कि एक कोल्ड एक वॉल के अंदर फंसे हुए हैं।
यहाँ एक इस बुरहान से निकालने के लिए बात वहीं स्क्वायर वन पे आएगी कि आपने बात करनी है, क्योंकि आप आज नहीं कल करेंगे। और जो हम ये यूटर्न शूटर्न बात करते हैं, यूटर्न कभी नहीं होता, अब रिव्यू करते हो। हम हर बात को तो डिस्टॉर्ट भी तो कर देते हैं ना, यूटर्न हो गया, ये हो गया। देखो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इस तरह नहीं होगी। एक आप एक स्टेटमेंट दोगे, उसका रिएक्शन आएगा, रिएक्शन से प्रोवोकेशन आएगा, प्रोवोकेशन से आपके जो फासले हैं ये और बढ़ेंगे। यू हैव टू, ये जो है ना, फासलों को इकट्ठा करो फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। अगर आप नहीं करोगे, आप बहुत बड़े डिप्रेशन में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा तो है कोई नहीं। अब ये ब्लेम करेंगे, नहीं जी पिछलों ने किया, पिछले कहेंगे उसने किया। वी गॉट टू फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। हमने आगे चलना है, पीछे बहुत तलखियां हो गई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं। हमने पाकिस्तान का सोचना, पॉलिटिकल पार्टीज एक आएगी, एक जाएगी, एक पावर में होगी और एक बाहर होगी। ये आपका सिलसिला चलेगा। बट हु इज गोइंग टू थिंक ऑन द नेशनल लेवल? इसमें बात करनी है हमने। इस पे कोई बैठता कोई नहीं है। जब भी आप अखबार देख लो, टीवी देख लो, टॉक शो देख लो, वो कहते नहीं जी उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। और भाई जो कह दिया कह दिया। अब कई चीजें हर एक ने की हुई हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज, आज आपके सामने ये इमरान टारगेट आ गया, आप इसको पकड़ रहे हो। उससे पहले नवाज शरीफ था, उससे पहले 11 साल आपने इस आदमी को, आसिफ जरदारी को रगड़ा है, चोर डाकू हर चीज आपने कर दी। उसके 11 साल कौन लेके आएगा, मुझे बताओ। तो क्वेश्चन हियर अराइजेस कि थोड़ा सा ठहराव दिखाओ। आपके अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं है जो पॉलिटिशियंस की एक दूसरे की होती थी, डिबेट होती थी, एक दूसरे से बात करते थे और अदब और रिस्पेक्ट के साथ घर जाते थे। हमें ये अगर आप थोड़ा सा वापस ले आए अनवार, हमारे पास हर चीज मौजूद है एंड वी कैन डू वंडर्स। इफ वी कैन मेक एन एटॉमिक बॉम्ब, इफ वी कैन बिकम अ न्यूक्लियर पावर, हम हर चीज कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। वेल सर जी, एक छोटा सा वक्फा लेंगे व्यूअर्स, वक्फे के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू को आएंगे कि ये जो सियासी तातुल है और जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही है बिलाशुबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आइस ब्रेकर जो पीजे मीर साहब ने कहा वो कौन साबित हो सकता है? ज़रा सेंटर राना मकबूल साहब और डॉक्टर शाजिया साहब से पूछेंगे। ज़रा पता है गवर्नमेंट ऑफ द डे है, इनिशिएटिव इनके पास होता है। अपोजिशन जो है वो तो हमेशा से सड़क की सियासत करती है। जैसे जब इमरान खान साहब हुक्मरान थे तो पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया, PMLN ने भी लॉन्ग मार्च किया था। सब कुछ जानेंगे एक वक्फे का, वक्फा ले लीजिए। जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को नाम नहाद असम्बली इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ा दी हैं। शिमाली कोरिया में कोरोना की सूरत हाल क्या है और जनूबी कोरिया पर वबा के फैलाव का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान के अंदर किस पर आयद की जा सकती है जो आज अफगानिस्तान के हालात हैं? आपकी टीम और आप दाद के मुस्तहिक है कि आपने पूरा जो मसला है उसकी आप 1-2 मिनट में उसका अहाता आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से किया। नैंसी पेलोसी ने इस विजिट से जो है ना ईस्ट एशिया के अंदर एक नई किस्म की जो है जंग डाल दी। जो लोग HIV पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके लिए इलाज मौजूद है और जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इंग्लिश क्रिकेट टीम है ये यहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए मौजूद है। कितना तारीखी लम्हा है ये, खास तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। सेंटर राना मकबूल साहब, सर बताइएगा, आप भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसहाक डार साहब की अपनी एक प्रोमिनेंट पोजीशन है, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और PMLN के सफ़ेवल के रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। उनकी मुलाकातें हो रही हैं सदर आरिफ अलवी साहब से, और सदर आरिफ अलवी साहब ने भी अपनी इंटेंशंस का इजहार किया हुआ है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, वो अपने गुड ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है उनका इमरान खान साहब से बड़ा एक करीबी कनेक्शन भी है, रहा भी है। क्या आप समझते हैं उन मुलाकातों, ये जो मुलाकातें हो रही हैं तसलसल के साथ, ये नतीजा खेज साबित होंगी? और ये जो प्रेशर लाहौर से बिल्ड हो रहा है, ज़मान पार्क में मीटिंग्स हो रही हैं और वो मुशावरतें हो रही हैं, उसके बाद प्रेशर आता है। कल भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी हम सबका तो इत्तेफाक है कि असम्बली तहलील होनी चाहिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, और मार्च से पहले, रोज़ों से पहले, रमज़ान से पहले इलेक्शन हो जाए। एक तरफ वो पॉस्चरिंग है, एक तरफ आप लोगों की पॉस्चरिंग है कि भाई सवाल ही नहीं पैदा होता कबल अज वक्त इंतखाबात हों और प्रेशर में कोई फैसला नहीं होगा। बीच में मुलाकातें भी हो रही हैं।
क्या कहेंगे सर, क्या एनालाइज हम करें? आप क्या हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? कुछ आपको खबर है कि कोई बर्फ पिघल सकती है? इसहाक डार साहब और आरिफ अली साहब का कोई जो मेल मिलाप है, कोई अच्छी खबर ला सकता है? देखिए जी नवाज साहब, इंशाल्लाह जरूर पिघलेगी बर्फ और अच्छी खबर भी आएगी। अच्छा। पीजे मीर साहब ने बड़ी फहम फरासत की और विजडम की बातें की हैं। हल मसले का यही है। आपको याद होगा अनवार साहब, जितनी दफ़ा भी हम कलाम हुए हैं आपस में, मैंने यही कहा है कि इसका मसले का हल विल बी ऑन द पार्लियामेंट टेबल, और कोई इसका रास्ता नहीं है। और ये चाहे जो मर्जी करते रहें, यही आना पड़ेगा, और इनको असम्बली में आना पड़ेगा। आपको याद है, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये होगा, क्योंकि ये मिसकैलकुलेट करते हैं हर चीज़ को। अब जैसे ये अपना असम्बली की डिसोल्यूशन को मिसकैलकुलेट करके बैठ गए हैं। भाई अगर आपने इसको डिसॉल्व करना तो कर देते पहले दिन, एक एडवाइस जारी करनी है ना प्राइम चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को, तो क्यों नहीं की? इसलिए कि इंटेंशन ये नहीं था। चौधरी परवेज इलाही जो है अपनी सारा बना बनाया खेल खत्म कर दे और चीफ मिनिस्टर से फारिग हो जाए। कल इलेक्शन हो तो उसने किसने उसको चीफ मिनिस्टर बनाना है? ये समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंस है वो कहते हैं कि बाय मार्च हम जो है ये मरदमशुमारी वगैरह से फारिग होंगे। इसके बाद हमने हल्का बंदियाँ करनी है, उसके ऊपर 2-3 महीने लगने, तो वही अक्टूबर आना है। अगस्त में डिसॉल्व होंगी असम्बलियाँ, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। ये एडवांस नहीं किए जा सकते। ये बिला वजह जोर लगा रहे हैं। दे आर बाकिंग अप टू द रॉन्ग ट्री। और इसी तरह ये अपनी एनर्जी भी ज़ाया करते हैं और कमोशन भी पैदा करते हैं। अलबत्ता ये जो आपस में रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं इसहाक डार साहब की और प्रेसिडेंट की, तो दैट मीन्स समथिंग। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड दे विल बी कमिंग ऑन द मीटिंग टेबल, और ये इशू जो है एक हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। इशू है भी क्या कि इलेक्शन होने अगर 3 महीने बाद हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं इलेक्शन करा सकता जो फॉर्मेलिटीज पूरी करने से पहले, तो आप कैसे इलेक्शन जो है इम्पोज कर सकते हैं? इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको दे शुड स्टे पुट और बड़े ही माकूल तरीके से, जो पहले हो गया, बहुत कुछ कर बैठे हैं, उसको बंद करना चाहिए और कॉन्फ्रेंस टेबल पे आना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। ये तो राना सनाउल्लाह ने 6-7 दफ़ा कहा भाई यार थोड़ा बहुत तो हम एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्शन को, ये कोई हर्फ आखिर नहीं है, कोई डेट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकती कि 6-8 महीने में पहले डेट ले आए। ये हमारे बस में नहीं है। तो दे मस्ट थिंक सीरियसली। जैसे पीजे मीर ने कहा कि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तीली लगाते हैं जी और बैठने नहीं देते। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के इर्द गिर्द हैं, और इस वजह से वो प्रोवोक, क्योंकि वो बेसिकली तो शॉर्ट टेम्पर्ड के बंदे हैं ना, ये तो सबको पता है। इसमें कोई हेसिटेशन नहीं मुझे कहने में। वो सोचते बाद में बात पहले कर देते हैं, इसलिए थोड़ा तदब्बर से काम लेंगे। फास्ट बॉलर मेंटेलिटी है ना सर। पीजे मीर साहब भी क्रिकेट खेल चुके हैं और कमेंट्री करते हो। फास्ट बॉलर शायद मेंटेलिटी होती है कि इसमें जरा एग्रेसिवनेस होती है। मैं डॉक्टर डॉक्टर शाजिद साहब को मैं रोपन करूंगा। डॉक्टर साहब, आसिफ जरदारी साहब की भी चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई थी और उनका एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि जी ठीक है करने दें, खान साहब ने तो कर लें, लेकिन यह है कि वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अदम एतमाद बार के वो बात, अब आई डोंट नो मुलाकात उनकी जो हुई उसका क्या नतीजा निकला, आपको बेहतर इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी। मुज़ाकरात आप भी समझती हैं, पीपल्स पार्टी भी हमेशा इसकी दाई रही है, तो कोई इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से आप समझती हैं आएगा? जैसे इसहाक डार साहब की तो मुलाकात हो रही है, कोई इमरान खान साहब से भी बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे या बिल वास्ता ही होंगे? देखिए, जैसे मोहतरमा साहिबा ने कहा था कि आसिफ जरदारी साहब मर्द हुर हैं और हमेशा वो कोई ना कोई ऐसी चीज निकालते हैं। जैसे देखिए मोहतरमा के ख्याल में मजीद निजामी मरहूम साहब ने उनको मोहतरमा ने जब ये बात, मोहतरमा के जाने के बाद जब पाकिस्तान बिल्कुल वो सब लोग समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी भी खत्म, अब पाकिस्तान का क्या होगा, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने एक हिम्मत के साथ ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान खपे, और उस वक्त आपने देखा कि किस तरह से जो एक अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म होना शुरू हुई। सही कहा मीर साहब ने कि वो 11 साल तो वापस नहीं आ सकते,
लेकिन आप लोगों ने देखा कि वही अदालतें थी, उन्होंने बाइज्जत बरी किया आसिफ अली जरदारी साहब को उनके केसेस में। तो मैं समझती हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब हों या पीपल्स पार्टी के कोई भी लोग हों, वो हमेशा पाकिस्तान खप्पे का ही सोचेंगे और पाकिस्तान को बचाने के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि हम आइन बनाने वाले लोग हैं, आइन तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो हम हमेशा जमहूरियत की बात करेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत बचाने के लिए और जमहूरियत लाने के लिए दी हैं, इस तरह से किसी और ने नहीं दी है। और अगर खान साहब को हम किसी बात पे कह रहे हैं, कुछ गलत भी कह रहे हैं, तो वो सिर्फ इसी बात पे कि आप हमेशा पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान को जोड़ने की कभी बात नहीं की। आपने इदारों को मतनाज़ा बनाया, आपने मीडिया को मतनाज़ा बनाने के लिए पीका कानून आप ला रहे थे कि किसी तरह से मीडिया की भी जबान बंदी कर दी जाए। अदालतों पे आपके अगर फैसले आपके हक में आ रहे हैं तो अदालतें अच्छी हैं, अदरवाइज अदालतें भी सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जनवरी तक आपका ये था कि जी आपकी तरफ से लगाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही तोशाखाना और ममनुआ फंडिंग की हियरिंग स्टार्ट हुई तो आपको वो भी बुरे लगने लगे। तो ये सारी चीज़ें वही हैं कि जब आपके लिए अच्छा हो रहा है तो सब चीज़ें अच्छी हैं, अगर आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो सारे इदारे भी बुरे हैं, सारे लोग भी बुरे हैं। बस आपको अगर कुर्सी दे दी जाए और वो हेलीकॉप्टर दिया जाए तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इनेबलिंग इन्वायरमेंट की बात की पीजे मीर साहब ने, उन्होंने कहा कि हर सियासी जमात में हॉक्स होते हैं और जो ज़ाहिर बात है हर पार्टी में होते हैं, पीटीआई में है, पीपल्स पार्टी नून लीग में भी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप में भी, और कुछ डव्स होते हैं जो ज़रा धीमे मिजाज के होते हैं। आप समझती हैं कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट कैसे बनाया जा सकता है? ये जो तुंदो तेज बयानात हैं इनमें कमी लाई जाए। देखिए आप ये चीज़ें जो है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर खान साहब वाकई में डायलॉग की बात करना चाहते हैं या जिस तरह से उनके लोग जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने रखे हुए हैं वो अगर वाकई में कोई बात सही करना चाहते हैं तो उनको वाकई आगे आके उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके बात करने के लिए आगे आना चाहिए। मेरे ख्याल में पीटीआई में हुकूमत की तरफ से नहीं आता इनिशिएटिव, जब हम लोग अपोजिशन में थे तब भी हमने ही इनिशिएटिव लिया था, और अगर गवर्नमेंट में आके हमें लेना पड़ा तो हम ज़रूर लेंगे। लेकिन तब भी खान साहब जो है कंटेनर पर चढ़े हुए थे और अभी भी कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। जब वो कंटेनर से उतरेंगे तो वो कोई बात करेंगे ना, लगी ना उतर के, अब तो अब ज़बान पार पे लेकिन वो अभी भी उनका दिमाग उधर ही रह गया है कंटेनर पे ही। तो वो जब नीचे आएंगे, दिमागी तौर पे जब वो नीचे आएंगे तब वो बात कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि पीटीआई में अब वो लोग नहीं रहे जो रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं या बात को समझें, वो चीज़ें ख़त्म करने वाले लोगों में से नहीं है। वो सिर्फ इल्ज़ामात और इंतशार फैलाने वाली सियासत करने वाले जैसे अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अगरचे वो उस जमात से तो इस वक्त तो नहीं है, डॉक्टर साहब अगर आगे अगर ऐसे लोग हैं तो उनको आगे आना चाहिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को बचाने के लिए। अगर मुश्किल वक्त उनको लगता है कि उनका बनाया हुआ मुश्किल वक्त है तो उनको आगे आके उस चीजों को समेटना भी चाहिए। पीजे मीर साहब 2014 में भी यहाँ धरना हुआ था 126 दिन का, उसके बाद भी बातचीत हुई थी और फिर एक तस्वीर हो, एक जुडिशल कमीशन बना और 2013 के जो इलेक्शंस हुए थे उसकी इंक्वायरी हुई और उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट दी। 4 हलकों का मामला था। आप समझते हैं कि इस दफ़ा भी जैसे सेनेटर राना साहब ने कहा है कि इसाक डार साहब और डॉक्टर आरिफ अली साहब की जो मुलाकातें हो रही हैं, आप होपफुल हैं कि उससे कोई वे फॉरवर्ड मिलेगा, मरबूत किस्म के स्ट्रक्चर डायलॉग हो, चाहे वो एहतसाब का नया कानून लाना हो, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात करनी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक मामलात हों, केयर टेकर सेटअप भी जब भी इलेक्शन होता है उस वो भी आइन के तहत लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बनाना है। खान साहब तो असम्बली से बाहर बैठे हैं, अब तो राजा रियाज साहब के पास सारे एक तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन का इस्तेकाक है। आप समझते हैं कि इस तरफ कोई ब्रेक थ्रू होगा, स्ट्रक्चर्ड गैर मशरूत मुज़ाकरात की तरफ हम बढ़ सकते हैं, या इसी तरह ये टेम्परेचर पॉलिटिकल बढ़ता रहेगा और दिसंबर इसी तरह ही गुजर जाएगा? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज में सेपरेशंस होती हैं, डिवोर्स नहीं होती, और ये इस वक्त सेपरेशन है, ये मोमेंटरीली एक सेपरेशन है और अच्छी सेंस हमेशा प्रिवेल करती और ये प्रिवेल करेगी। आई विश के हमारे पास वो रहमान मलिक जैसे लोग होते हैं। जब पीपल्स पार्टी इतनी मुश्किलों में था एमकेएम के साथ, तो मुझे पता है कि किस तरह वो अपने आप को मनूवर करके और नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख के वो किस तरह रिकंसाइल करवाते थे लोगों को। एंड आज भी हमें उसी चीज की जरूरत है। लेकिन एमक्यूएम के लिए माजरत, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का तो मामला कराची में तय हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर अब एमक्यूएम का आ रहे हैं। नहीं जी, वो तो अभी की बात है ना, मैं बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया, गॉट योर पॉइंट।
जब बहुत 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 बुरा वक्त था जी और उस वक्त भी आज क्राइसिस उस वक्त भी हो सकता था। आज आपके पास एक मैं कहूँगा काजी बैठे हुए इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट अलवी। अब आई एम श्योर वो पीटीआई के प्रेसिडेंट है, लेकिन ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ही हैज टू बी थिंकिंग फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर हिज पार्टी और फॉर द अदर पार्टी। ही हैज टू बी टोटली न्यूट्रल। और जब वो इस तरह सोचेंगे या करेंगे, जो आई एम श्योर वो करेंगे, तो आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि उनका एक बड़ा हार्ड लाइन एक एटीट्यूड था, एक मूव थी, वो बिल्कुल अब मैं समझता हूँ इन द राइट डायरेक्शन। नाउ दैट इज व्हाट वी कॉल रिव्यूइंग योर सिचुएशन। सो आई एम श्योर वहाँ है इसहाक डार। मैंने मेंटेन किया है, लोगों ने बड़ी क्रिटिसिज्म की है मेरे शोज के ऊपर हर जगह। आई ऑलवेज सेड कि भाई ये आदमी कैपेबल है, ये कर सकता है, ही इज गॉट इट। लेकिन इनके ऊपर भी आपने झूठे केसेस बनाए। और पाकिस्तान के, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कहा, टॉप 5 टैक्स पेयर्स, द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स, उन्होंने हमेशा मेंटेन किया कि देयर इज नो करप्शन चार्ज ऑन इसहाक डार। बट फंसाना था किसी ने, फंसा दिया। तो ये चीजें चलती हैं, लेकिन हमने आगे देखना ऑन अ मच मोर पॉजिटिव नोट। देखो इस वक्त हमने क्या करना है, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट्स हमारी है नहीं है, एक्सपोर्ट्स को आप ठीक करो। फिर एफबीआर जो है, जिसने 300 बिलियन रुपया लिया हुआ है, ये वापस कर दे बिजनेसमैन को, और जो उनको रिफंड करना है, और वो फास्टर रिफंड का जो आपने स्टेटस 3 साल से रोका हुआ दे दो। अब वक्त है कि रेड टेप को खत्म करो पाकिस्तान में एंड मूव फॉरवर्ड क्विकली, बिकॉज द क्विकर वी मूव हमारी इकोनॉमी रिकवर होगी। लेकिन अनवर, अगर हम रेड टेप पे भी चलेंगे, वेदर इट इज पीटीआई, वेदर इट इज पीडीएम, ये सब हेल्पलेस हो जाएंगे। हमें चाहिए, वो कहते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज टू बी सो इजी कि यार आओ, पैसा पाकिस्तान में लेके आओ और डॉलर की कमी नहीं आएगी। लोग डरते हैं बिकॉज हमारी पॉलिसीज जो है ना, वो शिफ्ट कर जाती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो आज यही वक्त है कि आपने बहुत ऊंचा खड़े होकर देखना है, और सिर्फ एक नजर, एक तरफ देखना है, एक सिमत में, और वो है पाकिस्तान। दिस इज योर ओनली अदर वे आउट। अदरवाइज ये आएंगे कल, ये भी वही हो जाएगा, कोई और आएगा वो भी यही हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं। सो वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस रट। सेनेटर राना मकबूल साहब, सर जाहिर बात है पीडीएम आप लोगों की एक सियासी हुकूमत है, और सियासी हुकूमत को इलेक्टोरेट का बड़ा ध्यान करना होता है कि वो भी आप लोगों की कारकर्दगी से मुतमईन रहें, क्योंकि इलेक्शन तो आना ही है, जल्द या बदेर इलेक्शन तो आना है। अगस्त 2023 में तो मुद्दत वैसी मुकम्मल हो जाएगी। एक तो सवाल ऐसे बताइएगा कि आप लोग कितने कंसर्न है एज रूलिंग पार्टी सेनेटर या डॉक्टर शाजिया साहब एज एमएनए, जो आप लोगों ने दोबारा लोगों के पास जाना है, जैसे मौशी हालात हैं बिलखसूस महंगाई के हवाले से, और अब हमने देखा है वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया पीएमएलएन में। सलमान शहबाज साहब की जो है वो हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है और वो पाकिस्तान आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो अब समझ लिया जाए कि अनकरीब नवाज शरीफ साहब की भी वतन वापसी जो है वो ऑन कार्ड्स है। सेंटर राना साहब जी, इंशाल्लाह वो भी बड़ी जल्दी आएंगे, और ये हफ्तों की बात है, अच्छा, महीनों की बात नहीं है। तो वो आएंगे और यहाँ आके मेहनत करेंगे, और क्योंकि लोगों के दिलों में बसते हैं और सीन बदलेगा और सपोर्ट भी बढ़ेगी, साथ साथ सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू गिव रिलीफ टू द पीपल। कुछ स्टेबिलिटी तो आई है। आपने देखा कि पिछले 4 महीने से, 3.5 महीने से पेट्रोल की या फ्यूल की कीमतें चढ़ी नहीं हैं, कम हुई हैं। पहले तो हर दूसरे रोज़ थोड़ा, डॉलर भी थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड है। अब जो सूरत हाल बदली है, एक तो एक कॉन्टीन्यूटी का फैक्टर था, जो पोस्टिंग्स हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गई आर्म फोर्सेस में, उससे भी एक यानी कॉन्टीन्यूटी को स्ट्रेंथ मिली है और मिलेगी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक आज भी ब्लूमबर्ग की तरफ से स्टेटमेंट है, सऊदी जो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान की खूब मदद करेंगे, इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। आज ही यानी कि $1.5 बिलियन जो है आपने देखा है वो दिया है उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक में 40 साल के लिए, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% और 2% है। इसी तरह चाइना भी कर रहा है, और जो रिसोर्सेज हैं वो बस्टर हो रहे हैं। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में तब्दीली आएगी। विद इन 2-3 मंथ्स इंशाल्लाह सिचुएशन विल चेंज। सिचुएशन विल चेंज। आपने जी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट दिया, विद इन 2 to 3 मंथ्स। बहुत से मौशी तज्जियाकार कहते हैं कि मामला तो ऐसे ही चलेंगे। नहीं, उनका तज्जिया अपनी जगह पे है, हम तो अपना एक कॉमन सेंसिकल तज्जिया करते हैं और देखते हैं चीज़ों को।
कि क्या कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, पेट्रोल की कीमत जो सबसे ज़्यादा, और आप जो रशिया के साथ एग्रीमेंट होने जा रहा है उससे तो और ज़्यादा हमें ये सस्ती प्रोडक्ट्स मिलेंगी। बात यह है कि काम करने का मौका दिया जाएगा तो चीज़ें बदलती जाएंगी। और इसाक डार जैसे अभी बात कर रहे थे पीजे मीर, वो बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत डेडिकेटेड आदमी है और एक्सपर्ट है। सारे लोग मिलके, और इसाक डार जैसे जो एक तरह से आइकॉन है, तो आप समझते हो उससे टेबल्स विल बी टर्न्ड, यू थिंक? Yes, tables will be turned. ओके डॉक्टर शाजी साहब, टुवर्ड्स द क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि सिंध आप लोगों का बेस्टन है और पीपल्स पार्टी का ज़ायम है कि वो पूरे सूबे में, जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े, कारकर्दगी के साथ अब आप लोगों को जाना होगा। वो खान साहब के 3.5 पौने 4 साहब उनको बहुत ही बुरा भला कहें, लेकिन लोग कहेंगे जी अब तो आप साल एक तो आप भी रहना, आप लोगों ने क्या किया। और मैं तो सिंध भी किया, सखर भी आपसे मुलाकात हुई थी, सैलाब जदगान की जो तामीर है ना, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज तो वो है आप लोगों के लिए। और आज भी कैबिनेट में आया है ब्रीफिंग में, सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध में हुआ है। जी सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, मलीर से चेयरमैन इमरान खान जो थे बीइंग चेयरमैन पीटीआई, वो एक सीट हारे हैं, दूसरी सीट जीते भी सही ना कराची में। और मुल्तान से जो उनके डिप्टी चेयरमैन थे वो भी हारे हैं। बेटी तो देखिए मतलब कि उनकी तरफ से ही थे पीटीआई के, यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों सीट हार चुके हैं और जीतने वाली पार्टी पीपल्स पार्टी थी। तो देखिए ये रिस्पांस है अवाम का जो बाई इलेक्शन में हमें मिला है। तो इंशाल्लाह जब हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो आपने सही कहा कि जो रिफॉर्म्स होने हैं, सबसे पहले रिहेबिलिटेशन जो होनी है वो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है, और रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। और सबसे पहले हमने घरों का, सबको अपने घरों में भेजने के लिए, क्योंकि जो टेंट सिटीज़ हैं या जो अभी वेदर की सिचुएशन है, इसमें कोई भी लोग जो हैं वो टेंट सिटी में नहीं रह सकते, तो हमने ये शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस चीज़ को कवर अप कर लेंगे, क्योंकि अभी सर्वे हो गया है और काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जब हम जाएंगे तो सुरखरू होके ही अवाम में वापस जाएंगे। चलें, वी होप एंड प्रे कि ऐसा हो और कोई सियासी हल निकल आए, ताकि जितना व्यूअर जल्दी सियासी हल निकलेगा, डायलॉग बिल्कुल, मतलब मेरा मकसद है डायलॉग करके कोई ऐसा हल निकल जाए जिसपे दोनों फरीकैन जो हैं वो कम से कम मिनिमम एजेंडे पर जो है वो सामने इकट्ठे होकर आ जाएं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। पीजे मीर साहब, सर इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो, यू आर अ वेरी सेन एंड बैलेंस्ड वॉइस। सेनेटर राना मकबूल साहब, सर बहुत बायस इफ्तिखार है हमारे लिए कि आप आते हैं और अपना जो ख्यालात है उनका इजहार करते हैं। और जैसे सेनेटर राना मकबूल साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने और रीएट्रिएट किया है कि पाकिस्तान की भरपूर अंदाज में सऊदी अरब मदद करेगा। हमेशा हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा है। उनके वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा भी मुतवक्के था, लेकिन वो फिर पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं वो मुलतवी हो गया, पूरे खित्ते का हो गया। आजकल चाइना के प्रेसिडेंट गए हैं सऊदी अरब, वो भी बड़ा लैंडमार्क विजिट है। हम उम्मीद करेंगे कि सियासी हल की तरफ हम बढ़ें, ताकि जो मुआशी मसाइल हैं और जो लोगों की आबादकारी करनी है, इतना बड़ा 1/3 ऑफ पाकिस्तान डूब गया था सैलाब में, उनकी तामीर नौ में सब मिलकर हाथ बटाएं, काम करें, क्योंकि वो लोग बिखरे हुए चारों सूबों में, सिर्फ एक सूबे में महदूद नहीं है, पंजाब और केपी में जहाँ पीटीआई की हुकूमत है। इस होप के साथ कि शायद कोई अच्छी खबर मिले ओवर द वीकेंड। हमारे प्रोग्राम का स्पेल यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।